बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा जो पाकिस्तान अफेयर का एक टॉपिक कवर करेंगे वो आ, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में आपको अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि आज जो मौजूदा पाकिस्तान है और जो तहरीक एक चली या जो एक पाकिस्तान इस्लाम के नाम से बना, तो इसके अंदर कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनकी काविशें शामिल हैं। तो उन बुज़ुर्ग जो जिनका एक इस्लाम के लिए बड़ा एक अहम रोल भी है, स्पेशली जब हम फोकस करते हैं सब कॉन्टिनेंट को, इस लिहाज से कि यहाँ पे एक हिंदू जो रस्में थीं वो मुसलमानों के अंदर काफ़ी सरायत कर जाने की वजह से, और कई सारे मुग़ल हुक्मरान ऐसे थे जो कमज़ोर होते होते कई ऐसी रस्में छोड़ गए जिसकी वजह से यहाँ पे इस्लाम की जो तालीमात हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। और मुसलमान हिंदुओं में हिंदू अक्सरियत इलाका होने की वजह से और हिंदुओं की आबादी ज़्यादा होने की वजह से मुसलमान काफ़ी हद तक डोमिनेटेड थे, यानी कि जो हिंदुओं की रस्म व रवाज या उनका तरीका अदवार या जो भी तौर तरीके थे वो मुसलमानों के अंदर वो पाए जाते थे। इस्लामी तालीमात की निस्बत यहाँ की जो लोकल रस्म व रवाज हैं या फिर जो ट्रेडिशंस हैं वो ज़्यादा गालिब थी, जो कि शहीद अहमद सरहिंदी जो हैं उनके लिए काफ़ी ये पैनिक था और वो इसको अच्छा नहीं समझते थे। इसी की सर्वाइवल के लिए या इस्लाम को एक नई जहत देने के लिए और एक नए रूप में लेके आने के लिए आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे बर सग़ीर में जब इस्लाम का एक ज़ोर आया था, यहाँ पे हिंदुओं की रस्म व रवाज भी इससे डोमिनेटेड थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये मान पड़ना शुरू हो गई तो इन्होंने दोबारा इस्लाम की सर्वाइवल के लिए जो जंग लड़ी, तो ये कह सकते हैं कि इस्लाम की रिनाइसेंस के लिए इन्होंने सारी एफ़र्ट्स की थी। और ये स्टांच मुस्लिम थे और जिहाद पे इनका बड़ा यकीन था, और इनकी एक जिहाद की जो मूवमेंट थी और जो इनका रोल था सिखों के ख़िलाफ़ लड़ना, इनका मेन जो एरिया रहा था, क्योंकि महाराजा जो रंजीत सिंह था लाहौर में जो जिसका तख्त था वो काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा था और उसके सामने ना तो हिंदू टिकते थे ना मुसलमान टिकते थे। और इस दौरान में ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे अपने पाँव जमा चुकी थी। तो ब्रिटिश के साथ जंग करना इतना मुसलमानों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, उनके पास फिनेंशियल हेल्प भी ज़्यादा थी और वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी थे, और मुसलमानों की निस्बतन वो ज़्यादा जो है एक्टिव भी थे, जो मॉडर्न वार की तरीक़ेकार हैं, और उनका प्रोपेगेंडा जो था वो बहुत एक्टिव था। तो मुसलमान उनके सामने नहीं टिक पा रहे थे, और इसी दौरान में सिख भी काफ़ी डोमिनेट करते जा रहे थे और मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बहुत वीक होती जा रही थी। तो इस दौरान में शाह वलीउल्लाह से लेके जो इनकी तालीमात हैं ये उनसे काफ़ी इम्प्रेस थे, और इन्होंने इस्लाम की खिदमत के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया, और सिखों के ख़िलाफ़ ही इनकी जिहादी मूवमेंट जो थी, और इनका जो ज़्यादातर एरिया था जहाँ पे इन्होंने अपना क़याम भी किया और जंग लड़ी, वो बालाकोट का एरिया था। बालाकोट में इनका हेड क्वार्टर था, और वहाँ से इसलिए इन्होंने यहाँ पे इस एरिया में जो है वो अपना हेड क्वार्टर इसलिए बनाया था कि जो अभी भी NWFP यानी कि जो पहला NWFP नॉर्थ वेस्टर्न जो है फ्रंटियर एरिया उसका नाम था, अब तो KPK इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो रिहायशी थे, पठान थे, वो यही समझा जाता है कि वो इस्लाम पे यकीन करने वाले हैं, जंगजू लोग हैं। और ये पाकिस्तान का जो मौजूदा पाकिस्तान है इसका बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ मिलता था, अफ़गानिस्तान में भी पठान ही हैं और उनको भी जंगजू, और अब वो साबित भी कर चुके हैं, पूरी दुनिया की जितनी भी आलमी ताकतें हैं जब आके लड़ती हैं तो उनको भी ये शिकस्त फाश से जो है दो चार करते हैं। तो डेफ़िनेटली उनका भी एजेंडा यही था कि यहाँ के जो पठान अगर उनके साथ मिल जाएंगे तो कोई भी फोर्स है पहले वो जो सिख हैं उनको मारेंगे, और उसके बाद ये कश्मीर के रास्ते से होते हुए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ये जो है वो शिकस्त देंगे, उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। लेकिन अनलकीली कई जो पठान थे वो इनके साथ नहीं चले थे वो, और जो सिखों की जो कंस्पायरेसीज़ हैं उन्होंने बड़ा एक अच्छा काम किया उनके लिए, और कई सारे पठान जो है वो इनके ख़िलाफ़ हो गए, और कई सारी इनकी जो जहद है, कोशिश है, वो पठानों के ख़िलाफ़ लड़ने में गुजर गई, और उनको जो है वो राह रास्त पे लेके अपने साथ मिलाने की जो कोशिशें हैं वो उस तरफ इनकी जब फोकस हुआ तो जो सिख हैं उन्होंने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। जब ये थोड़े से वीक हुए और इनके अंदर जब फूट पड़ी तो उन्होंने फिर शहीद अहमद सरहिंदी जो है बरेलवी,
उनके साथ जो है जंग की और उनको भी फिर शहादत का रुतबा मिला। तो अगर हमें इस पूरे क्वेश्चन की, ये मैंने आपको एक छोटी सी समरी बताई है ताकि आपको ओवरऑल अपने पूरे टॉपिक का आइडिया हो जाए। इसके अलावा हम टेक्स्ट को भी फोकस करेंगे, एक्सपेंडेड बात करेंगे इस पर। समरी इसलिए मैंने आपको बताई है ताकि आप बाद का जब एक दफ़ा गो थ्रू कर लें और बाद में आपको इस टॉपिक को देखना हो तो पहले 5-7 मिनट के अंदर ही आप इस टॉपिक को कवर कर लें। तो अब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। अगर CSS PMS के एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपने इसकी आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन किस तरीके से होगी, सबसे पहले हम देखेंगे जो इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा तारुफ मैंने दिया है उसके बारे में आपने बात करनी है। इसके अलावा अर्ली लाइफ ऑफ शहीद अहमद बरेलवी और उसके जो उनकी अर्ली लाइफ है उसको हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक उनके रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, दूसरे हैं उनके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं। उनके नीचे जितने भी अपने एरियाज़ को कवर करना है, जो आपको 6-7 हैं तो उनमें से 2-4 तो आपको कम से कम याद रहेंगे। तो इसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स उनके क्या थे और उनकी जो उनको नाकामी हुई थी उनकी तहरीक को, उसकी वजूहात क्या थी, उस पर भी हम फोकस करेंगे। और उसके बाद जो उनका स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस था सैयद अहमद शहीद बरेलवी का, तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल थीं और उनकी तहरीक के अंदर, रूहानियत के अंदर या उनकी तालीमात के अंदर कौन कौन से वो पहलू थे जिन्होंने काफ़ी असरात भी छोड़े। फिर उसको हम कंक्लूड करेंगे इस पूरे टॉपिक को। Sayyid Ahmad Shahid occupies a unique position in the history of subcontinent because his practice struggle against the Sikh rulers gained currency throughout the subcontinent. His armed struggle revived the spirit of jihad among the Indian Muslims. Through his struggle, he tried to bring socio-political revolution in the Indian society. His movement became a beacon of light for the जिहादी मुस्लिम के मुसलमान जो जिहाद करने वाले थे उनके लिए इन्होंने एक नई रूप फूंकी और यहाँ पे उन्होंने सोसाइटी के अंदर एक पॉलिटिकल जो है वो एक एक्टिविटी लेके आए जो कि मुसलमानों के जो इस्लाम की तालीमात के ऊपर काफ़ी फोकस था, यानी कि उसके अंदर प्रिंसिपल थे, उसूल थे। ये उनकी आगाज़ होता है यहाँ पे। द टाइम इन विच सैयद अहमद शहीद वाज गोइंग टू ग्रो व्हेन द मुग़ल रूल इन इंडिया हैड वर्चुअली सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि उस वक्त मुगलिया हुकूमत तो थी लेकिन बराए नाम थी। और जब ये राइज़ हो रहे थे, जब ये बढ़ रहे थे, जवान हो रहे थे, या इनकी जो काविशें हैं वो परवान चढ़ रही थी और यूनाइटेड हो रहे थे, तो उस वक्त मुग़ल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन का शिकार थी। ये आपने पॉइंट याद रखना है। द मुग़ल एम्पायर स्ट्रेच बेयरली बियॉन्ड द प्रेजेंट सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि उस वक्त मुगलिया जो हुकूमत थी वो दिल्ली तक महदूद हो चुकी थी। द डोमिनेंट पावर्स ऑफ द टाइम वर द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू the East India Company, which controlled most of the northern India, the Maratha Empire to the south, the Sikh Empire in the north, west and Kashmir, and hundreds of minor kings, Maharajas and Nawabs in various parts of the land. यानी कि जब ये ग्रो कर रहे थे या इनकी स्ट्रेंथन हो रहे थे तो उस वक्त कई और ताकतें उभर चुकी थी। यानी कि एक तो हमने मुगलिया ख़ानदान की बात की कि वो उनकी हुकूमत बराए नाम थी, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी थी, महाराजा थे, मराठे थे, और ये जो सिख थे इन्होंने नॉर्थ वेस्ट और कश्मीर के एरिया पे अपना कब्ज़ा जमाया हुआ था। और इसके अलावा कई छोटे मोटे जो महाराजा और नवाब थे उन्होंने अपने अपने एरिया में हुकूमतें कायम कर ली हुई थी। यानी कि जब इतनी डिवाइडेड हुकूमतें थीं और बादशाह अपने आ चुके थे तो डेफ़िनेटली उस वक्त मुग़ल एम्पायर की आप हालत सोच सकते हैं कि कितने कमज़ोर थे। अच्छा, जब हम इनकी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में और बाकी इनका वो आपको होना चाहिए, इनके कौन से वो दोस्त थे जिनके सहारे पे ये चल के जिन्होंने इनको सपोर्ट भी किया। ही वाज द फाउंडर एंड लीडर ऑफ रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट, यानी कि एक ऐसी तहरीक उन्होंने चलाई जो सियासत के साथ उसमें मज़हब का रंग पाया जाता था, जिसका नाम था मुजाहिदीन मूवमेंट। तो आपने मुजाहिदीन मूवमेंट के नाम से इनकी सारी तहरीक के गिर्द ही इनका सारा रोल है, तो लाजमी तौर पे आपने मुजाहिदीन मूवमेंट का नाम याद रखना है। सैयद अहमद शहीद बरेलवी वाज बॉर्न ऑन 24 अक्टूबर 1786। 1786 में ये जब पैदा हुए इन राय बरेली, तो बरेली में चूँकि पैदा हुए थे इसलिए इसी तनासब से या निस्बत से उनको बरेलवी भी कहते हैं हम। ही मूव टू दिल्ली एट द एज ऑफ 18, जब ये 18 साल के थे तो दिल्ली की तरफ आए और अपनी यहाँ पे तालीमात हासिल की। और शाह अब्दुल अजीज़ जो कि शाह वलीउल्लाह के शागिर्द थे
उनसे इन्होंने काफ़ी तालीमात का असर लिया और इनसे इम्प्रेस भी थे। ही रिसीव्ड द necessary education during his stay at Delhi. He was very much influenced by the ideas and teachings of Mujaddid al-Afsani यानी कि शाह वलीउल्लाह, and with the principles of Shah Waliullah he acquired essential knowledge of Quran and Persia. चूँकि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फ़ारसी में कुरान की तालीमात का जो है वो तर्जमा किया था, तो कुरान को बहुत आसान कर दिया था यहाँ के जितने भी रहायशी थे या जो एजुकेटेड लोग थे। तो इन्होंने शेख सैयद अहमद शहीद ने भी इसी तरीके से जब फ़ारसी को समझा और शाह वलीउल्लाह की जो तालीमात हैं उन्होंने उन तालीमात जो कि फ़ारसी में मौजूद थी उनसे पढ़ के काफ़ी इंस्पायर भी हुए और उनकी तालीमात का रंग ही इनमें नज़र आता है। इन 1812 यहाँ पे आपने याद रखना 786 में ये पैदा हो रहे हैं और 1812 में ये नवाब अमीर ख़ान टोनक जो है उनको ज्वाइन कर लेते हैं इन ऑर्डर टू टेक पार्ट इन जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जो नवाब अमीर ख़ान टोनक थे वो भी ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो है अपनी ताकत जमा कर रहे थे। ड्यूरिंग इज स्टे इन मक्का इन 1821, ये 1821 में हज करने के लिए जब गए तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पे काफ़ी स्टे भी किया, तालीमात हासिल की और सिरातुल मुस्तकीम के नाम से एक इन्होंने जो है उस पर काम शुरू किया और अपने शागिर्दों को इस रास्ते पे लेके आने लगे कि ये यानी कि जो हमारे अंदर गैर इस्लामी रवायात रस्म व रवाज शराइत कर चुकी हैं उनको छोड़ के हम एक ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करें जो कि इस्लाम के ऊपर डिपेंड करता हो, तो इसको इन्होंने सिरातुल मुस्तकीम का नाम भी दिया। मोस्ट ऑफ जो इनके शागिर्द मशहूर हैं उनमें मौलवी मोहम्मद इस्माइल जो कि बाद में शहीद हुए थे, बेटर नोन एज शाह इस्माइल शहीद, द नेफ्यू एंड मौलवी अब्दुल हई, एक दूसरे हैं मौलवी अब्दुल हई जो कि शाह अब्दुल अजीज़ जो कि शाह वलीउल्लाह के शागिर्द थे, उनके ये दामाद थे। ही बिकेम ग्रेटली इम्प्रेस्ड फ्राम हिज दिस न्यू सिस्टम ऑफ थाट फॉर इस्लाम व्हेन ही केम बैक ऑन 6 अगस्त 1823 टू इंडिया। जब यानी कि ये सऊदी अरब में थे तो वहाँ पे इनके शागिर्द कुछ मिले और वहाँ पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया और जो इनके बाकी शागिर्द थे इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए, जो इनके माइंड में आइडिया था। जब ये दोबारा इंडिया में वापस आए तो इन्होंने वक्त कर दिया अपने आप को दीन और तालीमात और जिहाद की कोशिश के लिए। अच्छा, जब हम रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इनका दीन के हिसाब से जो इन्होंने एक एजेंडा था, इनका एक माइंड सेट था, उस हिस्से के जब हम कवर करेंगे तो उसमें आपने जो जो पॉइंट्स कवर करने, द स्टोरी बिगिनस ऑफ ऑल द प्लेसेस इन रायबरेली, यानी कि जब ये उधर ही पैदा हुए थे उसी कस्बे में ये फिर दोबारा सऊदी अरब से जब हज करने के बाद और अपनी तालीमात पूरी करने के बाद ट्रेनिंग वगैरह इन्होंने काफ़ी उधर जितने भी उलमा थे, तहरीक चल रही थी, उनसे काफ़ी इन्होंने उसको स्टडी भी किया। तो जब ये वापस आए तो अपने ही गांव में चले गया। ए टाउन इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश इंडिया, तो उत्तर प्रदेश ये वो इलाका है, यहाँ पे रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है। इंडिया को आप अगर उनका नक्शा देखते हैं तो उत्तर प्रदेश ये वो इलाका है और यहाँ से ये मूव करके जो है बालाकोट में आया जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ के पहाड़ी इलाकों में इन्होंने अपनी रहायश रखी थी। He introduced many religious and social reforms for the Indian society. The movement of Mujahideen was aimed at the renaissance of Islam in the India in the religious as well as political spheres. Due to his services, he became the founder of the way of the Prophet Muhammad, यानी कि तरीक़ा मोहम्मदिया। इन्होंने एक जो तालीमात इनकी थी वो प्योरली जो हजूर पाक सल्लम की तालीमात थी उनके इन लाइन वो करना चाह रहे थे। तो इनकी काविशों और कोशिशों की वजह से ही इनको जो है तरीक़ा मोहम्मदिया का नाम एक इस्लामी मूवमेंट को नाम दिया जाता है। अच्छा, अगर हम आगे चल के देखेंगे कि एक जो फ़िक़्ह वहाब है जो आजकल हम वाबी भी कहते हैं, ये बेसिकली मोहम्मद इब्ने अब्दुल अल वहाब जो सऊदी अरब के हैं, 1703 से लेकर 1792 की इनकी ये ड्यूरेशन है। तो इन्होंने बुनियाद रखी थी और उनसे इंस्पायर्ड थे शाह वलीउल्लाह, ठीक है। और शाह वलीउल्लाह की तालीमात भी फिर हमें उन्हीं से काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट हो जाती है, यानी कि मुजाहिदीन मूवमेंट जो बुनियाद इन्होंने वापसी पे आके रखी। सैयद अहमद शहीद बरेलवी बिगन अ मूवमेंट नोन एज मुजाहिदीन मूवमेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिस मूवमेंट प्रोड्यूस्ड a renaissance and spiritual survival among the Muslims. Sayyid Ahmad Shahid Barelvi
took his spiritual guidance from Shah Abdul Aziz and devoted himself in the preparation of the holy war, यानी कि जिहाद के लिए इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी और इनकी सारी की सारी जो तालीमात थी इंस्पायर्ड किससे थे? शाह अब्दुल अजीज़ से, और शाह अब्दुल अजीज़ शागिर्द थे शाह वलीउल्लाह के। ही कमेंस्ड द मूवमेंट इन 1818 एंड ऑर्गेनाइज दिस मूवमेंट आफ्टर कमिंग फ्राम हज, यानी कि जब ये हज से 1823 को वापस आए तो उसके बाद इन्होंने जो है जिहाद पे काम शुरू किया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुजाहिदीन मूवमेंट वर फॉलोइंग, जो मुजाहिदीन मूवमेंट जो थी उसके 3 जो पॉइंट्स हैं आपने याद रखने। एक तो वहदानियत पे यकीन था कि हमने बुतों की या जो इस तरह की दूसरों से मदद का एक कंसेप्ट आ रहा था इस्लाम में हिंदुओं के साथ रहते रहते, उसको प्योरीफाई करना था, यानी कि टू प्रीच द बिलीफ ऑफ वननेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह की अल्लाह ताला वाहिद है, जितने भी मसाइल हैं हम उनसे अल्लाह की ज़ात से ही उनका सोल्यूशन या उन पर इत्तेकाद करते हुए लेके चल सकते हैं। ये मकसद था कि अल्लाह ताला की वादनीत का परचम बुलंद करना। द रिवाइव टू रिवाइव द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम की जो इस्लामी तालीमात बरसगीर तक पहुंची थी, जो मोहम्मद बिन कासिम से लेके सो ऑन, जब इस्लाम का यहाँ पे उरूज था, तो उन्हीं तालीमात को दोबारा से असल रूप में लेके आना, यानी कि रिनाइसेंस ऑफ इस्लाम इन दी सब कॉन्टिनेंट, इनका ये मिशन था। तीसरा जो था द प्रॉफिट टू प्रिपेयर द मुस्लिम्स फॉर स्पेंडिंग देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ हॉली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कि जो मुसलमान यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में हैं उनकी ज़िंदगियों को इस तरीके से बना दिया जाए जो अल्लाह के नबी ने हमें तालीमात दी हैं। इसके बाद फाउंडेशन ऑफ शरीयत स्टेट, इन्होंने एक शरीयत की बुनियाद रखी। द बेसिक पर्पस ऑफ मुजाहिदीन मूवमेंट वाज टू मेक इस्लामिक गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द शरीयत दैट वुड that bound the Muslims into a single community. The purpose was to govern a Muslim state on the pattern of खिलाफत राशिदा, यानी कि खिलाफत राशिदा जिस तरीके से चल रही थी, यहाँ पे एक स्टेट बने, एक मुल्क बने जहाँ पे एक ऐसा हुक्मरान आए जो कि मुसलमान हो और यहाँ पे हुक्म भी इस्लाम का चले। तो इनका ये मेन था कि फाउंडेशन ऑफ शरीयत स्टेट, एक ऐसी स्टेट लेके आना जहाँ पे इस्लाम जो है वो राइज किया जाए। तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी आज जो हमें मिला है उसकी एक काविश का एक इनलाइन होता है टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इस्लामिक स्टेट, कि जो इस्लामिक स्टेट का एक असल मकसद होता है वेलफेयर स्टेट होना, या फिर जो गैर जो मुस्लिम रस्म व रवाज थे उनसे प्योरीफाई करना। हिज मूवमेंट एम टू रिवाइव सच अ स्टेट इन विच अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस एंड ceremonies like preparation of halwa and firework during शब बारात, unnecessary expenditure on the यहाँ पे आप देख सकते हैं रिचुअल्स जितनी भी होती हैं मतलब अन इस्लामिक हैं, और शब बरात पे आजकल हम अपना भी देखते हैं तो इसी तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और शादियों पे देखें तो हमारी शादियों का भी निज़ाम कुछ ऐसा ही बन चुका है। तो उनकी कोशिशें जो थी सारी की सारी इसी पे फोकस थी। ओकेजन ऑफ मैरिज, बर्थ, सर्मोनियल ऑब्जर्वेंस एट्सेट्रा वर कंडेम। उन्होंने इन सब तालीमात या जो इनकी रस्म व रवाज जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ थी उनको कंडेम किया। इसके अलावा इनकी जो कोशिशें थी वो स्ट्रेस ऑन जिहाद की जो कोशिश थी, जिहाद को एक जज्बा उभारना ताकि मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं और गैर इस्लामिक स्टेट जितनी हैं वो डोमिनेट कर रही हैं इस्लाम, और इस्लाम के फॉलोअर जो थे वो ख़तरे में थे, क्योंकि जब दूसरी एक तहज़ीब बढ़ती है चढ़ती है उनका रंग दूसरों पर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो सेम मुसलमानों के साथ हो रहा था, तो उसके ख़िलाफ़ इनफैक्ट इनकी सारी कोशिश थी। तो इन्होंने जिहाद को ही एक अपना टूल के तौर पे यूज़ करने का सोचा ताकि हम जिहाद के ज़रिए से मुसलमान स्ट्रांग हो जाएं और जो डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं उनको रोका जाए। लाइक सिक्स सैयद अहमद शहीद बरेलवी लेड अ ग्रेट स्ट्रेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ जिहाद फॉर द मुस्लिम। ही ऑर्गेनाइज्ड अ फोर्स ऑफ जिहादी मुस्लिम अगेंस्ट द सिख्स। Therefore, he tried to abolish the Sikh domination in the Punjab and NWFP so that the Islamic values and traditions could be revived. इसके बाद इनका मकसद ये था कि जितनी हम सूफ़ीज़म या जो इतनी बाकी सारी चीज़ें हैं हम उनको यूनाइट करें, और शरीयत जो है, शरीयत असल शरीयत जो है कुरान और हदीस उसकी तालीमात के साथ हम जो है अपने आप को इन लाइन दोबारा से करें और प्यूरीफाई करें जो सिस्टम हमारे अंदर गलत आ चुके हैं। सैयद अहमद बिलीव इन द रिलीजियस एंड सोशल एजेंडा दैट हैड कम डाउन टू हिम थ्रू हिज स्पिरिचुअल लाइनेज सीकिंग आ रिटर्न टू एन इमेजिन ओरिजिनल इस्लामिक प्योरिटी, यानी कि खालिस इस्लाम की तरफ वापस लौट जाना। ही प्रीच एडहेरेंस टू दी शरीयत, इन्होंने इसी चीज़ की तबलीग भी की कि हम अपने दीन के ऊपर वापस आ जाएं रैदर दैन मिस्टिकल यूनियन विद द गॉड, यानी कि अब छुपे हुए या दूसरे जो हम ऐसी रस्म व रवाज जो कि इस्लाम में मौजूद ही नहीं उनको हम छोड़ दें। ही रिजेक्टेड द
compromises of faith, this discernible and established ulama, religious leaders. He defended monotheism and denied innovation, यानी कि उन्होंने बिद्दत या जो नई चीज़ें इस्लाम के अंदर पनप रही थी, आ रही थी, उनका इनकार करके अल्लाह ताला की वहदानियत को जो उजागर करना और वापस उसी जगह पे आना जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्योरली इस्लामिक बेस्ड चीज़ें हैं। इसके अलावा रिजॉल्विंग द सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट, इन्होंने सुन्नी और जो शिया हैं इनका कन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए पूरी कोशिश की। इनके ये थे कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और छोटी मोटी जो बातें हैं या इनके फ़िका वारियत है उससे बचें ताकि इनके अंदर मजबूती रहे और कोई इनके ऊपर अटैक न कर सके। सैयद अहमद शहीद बरेलवी मेड अटमोस्ट एफर्ट टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन शिया एंड सुन्नी। ही आल्सो टॉट द मुस्लिम्स द मैसेज फॉर द ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी एंड स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ द होली प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम, यानी कि इन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा और भाइयों की तरह रहने की दर्स भी दिया। इसके बाद है रेज द स्टेटस ऑफ वुमेन, इन्होंने वुमेन के लिए भी एक, चूँकि एक इस्लाम खुद अलम बरदार है औरतों के हकूक़ का, तो इन्होंने जब इस्लाम की बात की तो डेफिनेटली औरतों का भी जो उसमें हक़ था और उनके जो विरासत में हिस्सा या उनका स्टेटस, उनका इज़्ज़त और मर्तबा, उस पर भी इन्होंने रोशनी डाली। और हिंदुओं से जब कंपेयर किया जाए तो औरत का बहुत बड़ा मकाम है, तो इन्होंने जब उस पर बात की तो डेफिनेटली औरत के स्टेटस में फ़र्क भी आया। सैयद अहमद शहीद पुट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ही रेज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द मुस्लिम सोसाइटी, उन्होंने मुसलमान सोसाइटी में, माशरे में औरत का जो मकाम है उस पर बहुत बड़ी बात की और औरत के स्टेटस को बढ़ाया। अच्छा, इसके बाद आता है पॉलिटिकल सर्विसेज, उन्होंने किस तरीके से हम पॉलिटिकल लेंस में देखें तो सियासत में उनका क्या रंग था, सियासी लिहाज से उनकी क्या काविशें थीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने एक मुस्लिम सोसाइटी की बुनियाद रखी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब सोसाइटी की बात आती है तो पॉलिटिकली भी उनका कंट्रीब्यूशन है। द इस्लामिक स्टेट वाज टू बी ऑर्गेनाइज बाई खिलाफत खासा एंड खिलाफत आमा, दो माशरे के दो हिस्सों में तकसीम किया। एक वो लोग जो ख़ास थे, पढ़े लिखे थे, लीडर थे, आलिम थे और इमामत का उनको मकाम दिया। दूसरे आम आवाम जिनके मसाइल उस जो इमाम थे उन्होंने रिज़ॉल्व करने थे, यानी कि एक हुक्मरान तबका, लेकिन हुक्मरान तबका वो जो इस्लाम में महारत रखता हो या उसका कोई करैक्टर भी हो, अच्छे लोग, और जिनको अभी तक अपनी ज़िंदगी में कई सारी तब्दीलियाँ, मुस्बत तब्दीलियों की ज़रूरत थी, उनको खिलाफत आमा में डाल दिया। द फार्मर इज़ कंसीव्ड एज द स्पिरिचुअल सुपर अथॉरिटी रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ द लेटर, यानी कि जो पहला हम बात करें खिलाफत खासा की, यानी कि वो ख़ास लोग, उन्होंने आम लोगों के मसले हल करने थे, विच मे बी इक्वेटेड with temporal rulers and chiefs. Society was composed of various occupational groups, soldiers, यानी कि उनकी जो सोसाइटी में के अंदर सिपाही भी थे, आर्टिजन फनकार लोग भी थे, ट्रेडर्स भी थे यानी कि ताजर लोग, एंड एग्रीकल्चरिस्ट और ज़राअत के शोबा से मुंसलिक लोग भी थे, एज वेल एज दी उलमा, और उलमा भी थे, डेफिनेटली उनका बड़ा एक हिस्सा था। सूफिया भी थे एंड मेंबर्स ऑफ दी अरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो ख़ानदान हुक्मरान ख़ानदान से चलते आ रहे थे उसको हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, यानी कि एक का दादा हुक्मरान है, उसका बेटा भी हुक्मरान, उसके फिर दोते पोते सो ऑन, इस निज़ाम को हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। हुज परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी केप्ट सोसाइटी इन इक्विलिब्रियम, तो इस तरीके से माशरे को उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों में, तबकात में तकसीम किया हुआ था, इस तरीके से माशरा जो था मुतवाज़न तरीके से चल रहा था। इसके बाद है रिनाइसेंस ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम के दोबारा जो पहलू उभरता है, ये ये अरिस्टोक्रेसी की एक पिक्चर है जिसमें एक हुक्मरान तबका है। सैयद अहमद शहीद बरेलवी tried to bring the spirit of Renaissance among the Muslims of the subcontinent. Therefore, he enforced the Islamic laws in those areas which were controlled by the Sayyid Ahmad Shahid and his followers. यानी कि जहाँ पे इनकी हुक्मरानी थी, जहाँ पे ये डोमिनेट कर रहे थे, वहाँ पे इन्होंने इस्लाम को जो है वो असल रूह में लेके आने की कोशिश की, तालीमात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसके बाद है इनकी जो कोशिशें हैं वो जिहाद किया इन्होंने सिखों के ख़िलाफ़, क्योंकि वो उस वक्त काफ़ी मजबूत भी थे और बढ़ रहे थे और मुसलमानों को डोमिनेट करते जा रहे थे। एज़ फार एज द पोलिटिकल एस्पेक्ट इज़ कंसर्न, हिज मूवमेंट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द सिख रूलर्स इन पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। दीज सिख्स यूज्ड टू इंटरफेयर द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द मुस्लिम्स, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए मसाइल पैदा कर रहे थे, जो मुसलमानों के तौर तरीके थे उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, उनको रोकते थे। देयरफॉर द ही प्लान ए हॉली वार, यानी कि उन्होंने उन सिखों के ख़िलाफ़ जिहाद की जो है ऐलान कर दिया।
दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रिनाइसेंस, यानी कि जब एक आप थिंकर्स होते हैं वो सोचते हैं उस पर एक जो पुराना आप रास्ते पे वापस आना चाहते हैं, और जहाँ पे आप एस्टे हो चुके हैं, अपने रास्ते से भटक चुके हैं, और वो कम्युनिटी, वो लोग आलिम जो आपका अपने असल रास्ते पे लेके आते हैं, या जो आपका उरूज था उसकी तरफ दोबारा आपको रास्ता दिखाते हैं, तो इस पूरे अमल को रिनाइसेंस कहते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सिक्स कम्युनिटी और उनके रिलीजियस जो तरीक़ेकार है। स्ट्रेटजी ऑफ सैयद अहमद शहीद, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? सैयद शायद स्ट्रेटजी वाज टू डिफीट सिक्स, वो सिखों को मारना चाहते थे, उनको ख़त्म करने के बाद ब्रिटिश की तरफ मूव करना चाहते थे, एंड देन मार्च टू कश्मीर नेक्स्ट डोर। हिज स्ट्रेटजी आइड ऑप्टिमिज्म इज़ एविडेंट फ्रॉम वन ऑफ हिज लास्ट लेटर, यानी कि उनका एक लेटर भी मिला और उसमें स्ट्रेटजी उन्होंने लिखी हुई थी कि वो करना क्या चाहते हैं। ही रोड टू द नवाब ऑफ टोनक इन इंडिया, उन्होंने नवाब ऑफ टोनक को लिखा था जो वो करना चाहते थे एज ए जेस्चर ऑफ सपोर्ट एंड सिंपैथी, हु वाज हाउसिंग सैयद साहिब टू वाइव्स एज गेस्ट ऑन हिज इस्टेट, यानी कि नवाब टोनक जो थे इंडिया में जो रह रहे थे, इनके अच्छे दोस्त थे, और दोनों इनकी बीवियां जो थी उनके पास वो थी प्रोटेक्टेड थी, क्याम पदीर थी। ये नवाब टोनक हैं जो इंडिया के थे। मेकिंग ऑफ अलाइंसेस, यानी कि इन्होंने फिर पठानों और दूसरे जो थे सरबराह थे इलाकों के, उनके साथ इन्होंने अलाइंसेस किया और अपनी ताकत को यूनाइटेड करने की कोशिश की। सैयद अहमद शहीद बरेलवी टुक स्टेप्स लाइक विजिट्स टू फार फ्लंग एरियाज फॉर द दिस पर्पज। ही केम टू सिंध इन 1826, यानी कि 1826 में ये सिंध की तरफ आए, एंड साठ हेल्प फ्राम द सैयद सिबगतुल्ला शापीर पगाड़ा। He sent a strong contingent of his staunch followers called Hurs for the help of सैयद अहमद शहीद, यानी कि जो पीर पगाड़ा था उसने अपनी एक जो फ़ौज या जो फ़ौजी थे, एक दस्ते जिनको उस वक्त हुर का नाम देते थे, उन्होंने शहीद अहमद सरिंदी के लिए हेल्प के लिए इन्होंने भेजा। सैयद अहमद शहीद बरेलवी लेफ्ट हिज फैमिली अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पीर पगाड़ा एंड प्रोसीडेड टुवर्ड जिहाद विदाउट एनी वरीइंग अबाउट हिज फैमिली, यानी कि जो उसके ख़ानदान के लोग थे उन्होंने पीर पगाड़ा के प्रोटेक्शन में जो छोड़ के और ख़ुद जिहाद के लिए चले गए। यहाँ पे ये सारी जो है उनके सैयद अहमद शहीद बरेलवी रीच नौशहरा, जब ये यहाँ से चलते हैं, यानी कि पीर पगाड़ा से अपनी हेल्प लेते हुए ये नौशहरा की तरफ मार्च करते हैं, जो कि पेशावर दूसरा इसमें KPK में आता है। आफ्टर पासिंग through Afghanistan, the Khyber Pass and Peshawar in December 1826, he visited the Gwalior, टोनक, अजमेर, पानीपत, इसके अलावा करनाल, सिंध, बलूचिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ये मुख्तलिफ़ इलाकों से होते हुए इन्होंने अपनी फ़ौज को या अपने फॉलोअर्स को मजबूत किया और जमा किया। सैयद साहब ट्राइड टू एंटर इनटू अलाइंसेस विद दी लोकल चीफ्स एंड खान, यानी कि जितने लोकल सरबराह थे उनके साथ भी इन्होंने मुआहदे किए। ऑफन अनरिलायबल टू गेन देयर सपोर्ट फॉर हिज जिहाद, जो कि जिहाद में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे और उनकी मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश जारी की। ही मैनेज टू रेज एन आर्मी ऑफ द मुजाहिदीन हु एंगेज इन फ्यू skirmishes with the six and also launched night raids on the few towns, notably Akoda Khattak and Hazro. His choice of NWFP as launching pad for the jihad was based on assumption that it was predominantly a Muslim area bordering on another Muslim state, Afghanistan, which its people had a reputation of being good warriors, and they were unhappy with the Sikhs' rules and रेडी टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट दैम, यानी कि उन्होंने सारी उनकी जो कोशिश थी सिर्फ ये थी कि वो मुसलमानों को इकट्ठा करें, और कई दफ़ा उन्होंने फिर जो क्लैश भी हुए उनके सिखों के साथ, और रात को अक्सर वो रेड करते होते थे। और सेम उनके जो वॉरियर्स, यानी कि जो ये इलाका है, जो इनकी पूरी मूवमेंट थी या इनकी जो कोशिश थी इस साइड पे इसलिए थी कि ये वॉरियर्स हैं और ये जंगजू हैं, अगर ये इनके साथ मिल गए तो फिर इनकी जो कामयाबियाँ हैं वो आसान हो जाएंगी। तो ये चलती जाती हैं, यही बातें हैं इसमें सारा, आप इसको रीड आउट भी कर लेते हैं टेक्स्ट में। इसके बाद आता है अटैक ऑन द सिख रूलर्स, यानी कि इनकी फिर जंगें जो होती है सिख रूलर्स को इन्होंने काफ़ी 2-3 दफ़ा शिकस्त भी दी। उसके बाद जब इनके साथ पठान हट गए, यानी कि जो इनके अंदर कंस्पायरेसी फैलाई सिखों ने, उसकी वजह से काफ़ी इनको नुकसान पहुँचा। विद द हेल्प ऑफ हिज मुजाहिदीन ही मेड एन अटैक ऑन द सिख फोर्सेज इन 1826, यानी कि जब इन्होंने एक चक्कर लगाया सिंध से लेके पेशावर और फिर अफ़गानिस्तान, तो इनकी जो फ़ोर्स है काफ़ी बढ़ चुकी थी, और 1826 में फिर जब इनकी फ़ोर्स काफ़ी मजबूत हो गई तो इन्होंने फिर
जो सिख हैं उनके साथ जंग लड़ी। बोथ सिख वाज डिफीटेड इन द वार एंड मैनी सिख्स वर आल्सो किल्ड विद हिज मूवमेंट। पिशावर वाज कैप्चर्ड इन 1830, यानी कि 1830 तक इन्होंने काफ़ी सारे सिखों को जो है शिकस्त देने के बाद 1830 में जाके पिशावर पे कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, कई सारे मसाइल ऐसे थे जो कि मुसलमानों को दरपेश थे और जिनका इस्लाम में अभी तक सोल्यूशन नहीं था, यानी कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को सॉल्व करना भी एक ज़रूरी था। तो इसके लिए इन्होंने उलमा का इकट्ठा करके उसका नया रास्ता तलाश करना जो कि इस्लामी तालीमात के इन लाइन हो, उसके लिए कोशिश की। यानी कि ये इज्तिहाद के काफ़ी स्टांच सपोर्टर थे। पर्सनल रीजनिंग, जिसको हम इज्तिहाद कहते हैं, खुद से जो जहद करते हैं, कोशिश करते हैं, इसको हम इज्तिहाद कहते हैं। यानी कि जहद के लफ्ज़ से ये निकला हुआ है इज्तिहाद। was necessary to deal with the new and unforeseen events. Importantly, Sayyid Ahmad Barelvi was exposed due to his interpretations of the nature of society and relation between religion and state, which shows that he was influenced by the teachings of Shah Waliullah monarchy as opposed to the nearly elective tradition of Islam, and cessation of the Ijtihad had much to do with प्रीवेलिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। यानी कि उस वक्त इतिहाद की ज़रूरत भी थी और ये इतिहाद का जो कंसेप्ट था ये शाह वलीउल्लाह का था और उनकी तालीमात से इन्होंने भी उसी पे काम किया। इसके बाद आते हैं सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स, यानी कि माशरे को बेहतर करने के लिए उन्होंने क्या किया, नेसेसिटी ऑफ एन इमाम। क्योंकि मुसलमान उस वक्त बिखरे हुए थे तो इमाम की ज़रूरत होती है। यानी कि इमाम वो होता है जिसके पास इल्म भी हो और वो आपको एक वन पॉइंट एजेंडा पे लेके आए। तो इन्होंने ज़रूरत इस चीज़ की समझी और इनके जो फॉलोअर थे उन्होंने भी कहा कि इमाम वो होना चाहिए जिसको ज़िम्मेदारी दी जाए और वो मुसलमानों को यूनाइट भी करे और उनके अंदर तालीमात दे और गैर इस्लामी जितनी भी जो चीज़ें हैं उनको हटाया जाए। इसके अलावा मोमेंटम ऑफ हिज मूवमेंट, उनकी जो मूवमेंट थी, ये तहरीक थी मुजाहिदीन की, उन्होंने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया। दिस मूवमेंट ऑफ रिलीजियसली इंस्पायर्ड यूनिटी अट्रैक्टेड एंड एलिगेशन। इनमें कई सारे जो गवर्नर्स थे या जो मलिक्स थे या जो सरदारान थे वो इनके साथ जब मिले तो इनकी जो तहरीक है वो काफ़ी मजबूत भी हुई। एनफोर्समेंट ऑफ शरिया इन लोकल अफेयर्स, जहाँ जहाँ पे इनकी हुकूमत थी और जितने भी सरदार थे और थ्रू इमाम्स इन्होंने फिर जो लोकल गवर्नमेंट जो चला रहे थे उस वक्त कबाइल को रूल कर रहे थे, इन्होंने उनके साथ मुआहदे किए कि आप लोग इस्लामी तालीमात की तरवीज करें, हम आपके पास इस्लामी तालीमात को जो बेहतर करने के लिए उलमा भी छोड़ दें। तो जो उलमा से मिल के अपने रस्म व रिवाज को इस्लाम के मुताबिक करें और इस्लाम को इम्प्लीमेंट करें। तो ये था इनका इसमें जो सोशल रिफॉर्म में एनफोर्समेंट ऑफ शरिया इन लोकल अफेयर्स, यानी कि जो रोज़ बरोज़ जो मामलात होते थे या जो उनके जो फॉलोअर्स थे जहाँ पे इनकी जो कंट्रोल हो चुका था वहाँ पे इन्होंने लोकल अफेयर्स में भी शरीयत का प्रचार किया। कलेक्शन ऑफ उशर, इन्होंने उशर 10% जो है वो जितनी भी फसलें होती थी उन पे जितनी आउटपुट होता था यानी उनकी क्रॉप्स होती थी तो उन पे 10% का एक उशर जो है टैक्स टाइप राइज किया और काफ़ी इससे जो है एड मिलना शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जो वेल्थ कलेक्ट तो हो रही थी, लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे और जो इस्लामी तालीमात पर खुद से अमल कर रहे थे, जो मोटिवेटेड थे, उन्होंने खुद ही उशर देना शुरू किया। तो काफ़ी सारा जो है वो ख़जाना इनका जो है वो फिनेंशियली इनके कई सारे मसाइल हल होना शुरू हो गए। लेकिन मसला ये था कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम इनके पास नहीं था। उस वक्त इतनी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेटअप नहीं था जिससे उशर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और गुरबा तक पहुंचाया जाए जो उनके हकदार हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजी जो थी ब्रिटिश की, क्योंकि ब्रिटिश वेल ऑर्गेनाइज थे और मजबूत थे, इनका ये तरीका था इनके माइंड में, जो कि उनके पहले भी हमने जिक्र किया, एक लेटर मिला था जिसमें उनका ये आइडिया था कि यहाँ पे जो जंगजू इलाके हैं यानी कि पेशावर और अफ़गानिस्तान के एरियाज, उनसे जंगजू उनको इकट्ठा किया जाए, यहाँ से सिखों का सफाया किया जाए, कश्मीर में जो उनका हुकूमत है उसको भी तख्त ताराज किया जाए और उसके बाद लाहौर में जो इनका रंजीत सिंह है उसको शिकस्त देने के बाद हम ब्रिटिश के साथ जंग करेंगे। अच्छा, इनकी जो तहरीक थी वो कुछ डेफिनेटली एक स्टेज पे आके ये जो स्कैटर्ड हो गए, कई सारे जो पठान थे इनके ख़िलाफ़ हो गए। कई सारी वजूहत हैं जो अपना ये मिशन कंप्लीट किए बगैर ही अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हुए। तो ये वजूहत क्या थी, क्यों ये इनकी तहरीक फ़ेल हुई? एक तो इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं था, यानी कि जो इनके इलाके आपस में इनके कंट्रोल में थे, और दूसरे
जो इनके साथ मिलना चाहते थे या जो इनके साथ सपोर्ट का इजहार कर चुके थे, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था। और जो सिख वगैरह थे वो अपनी कंस्पायरेसीज इनके गैप होने की वजह से फैला देते थे, और कई सारी इन्फॉर्मेशन जो झूठी थी, जो पठानों को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है इंस्पायर करने के लिए या उनको सिर्फ जो है इनके खिलाफ करने के लिए एज ए प्रोपोगेंडा वार यूज़ किया, तो वो कामयाब रहे, जिससे इनको फिर प्रॉब्लम हुई। डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश, इन्होंने ब्रिटिश के जो अगेंस्ट रूलर थे उनके साथ इन्होंने सीधा सीधा अलायंस कर लिया, जो कि ब्रिटिश भी फिर जो है बेचैन हो गया कि ये एक जो बढ़ती हुई ताकत है ये कहीं हमारे लिए ख़तरा ना हो जाए। तो जो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ब्रिटिश के साथ हुआ, तो ब्रिटिश ने भी इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा या फिर जो प्लान करना शुरू कर दिया, क्योंकि 60 साल तक जो है इन्होंने अंग्रेज़ों को टफ टाइम भी दिया था। लैक ऑफ फंडिंग, इनके पास फिनेंशियल एड इतनी नहीं थी, इतने वेपन मॉडर्नाइज नहीं थे जितने सिखों के पास थे, जितने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। वजह क्या थी? फंडिंग नहीं होती थी प्रॉपर। जो इनके साथ जो जिन्होंने ऐलान इत्तेहाद का किया हुआ था, उनको भी फंडिंग सही तरीके से नहीं पहुंच पाती थी। तो वजह क्या होती थी कि जो इनकी प्रॉपर फंडिंग ना होने की वजह से मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था, मॉडर्न स्ट्रेटजीज़ नहीं थी, मॉडर्न जो वेल ट्रेंड एक सिस्टम होना चाहिए था वो नहीं था। तो इसके अलावा उशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम नहीं था, तो माशरे के कई सारे लोग जो है बेजार थे। वो मतलब कि उशर तो दे रहे थे, ज़कात वगैरह दे रहे थे, लेकिन उनके जो तबके में गरीब लोग थे उनकी मदद नहीं हो रही थी, तो लोग इनसे बेदिल भी हो रहे बददिल हो रहे थे। इसके अलावा जो इनके ऑफिशियल थे वो लोगों के साथ काफ़ी सख्त थे, यानी कि जो वहाँ के रस्म व रवाज के ख़िलाफ़ चीज़ें थी। कई सारे अरसा जो है सदियाँ जो है इंडिया के साथ रहने के बावजूद उस वक्त क्या होता था कि जो विडोज़ हैं, यानी कि जिनके हस्बैंड मर जाएं, बेवा हों, तो उनसे कोई शादी नहीं करता था। लेकिन इस्लाम हमें इस चीज़ की तरगीब देता है कि बेवा से शादी करनी चाहिए, तो इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली करना भी शुरू कर दिया। तो यहाँ के जो सरदार थे, यहाँ के जो लोग थे, इवन के मुसलमान होने की बावजूद भी वो काफ़ी इनके ख़िलाफ़ हो गए और इसको नापसंद करने लगे। तो ये इनके जो वैसे ऑफिशियल थे, जो इनका मतलब इनके मताहत लोग थे, उनका भी दूसरे लोगों के साथ काफ़ी सख्त रवैया था। वो फ़ौरन से ही मतलब उनको फ़ौरन अपनी तालीमात पे अमल दरामद करने के लिए फ़ोर्स करते थे, जिससे वो लोग ईज़ी फील नहीं कर रहे थे, तो वो खिलाफ होना शुरू किया। इसके अलावा अपोजिशन फ्राम द मुस्लिम पठान, मुसलमान पठान जो थे, वो उनको भी कंस्पायरेसी के ज़रिए से सिखों ने अपने साथ मिला के इनके खिलाफ़ कर दिया कि ये जितनी भी प्रैक्टिसेस कर रहा है, जितना भी काम कर रहा है, ये इस्लाम के जो तालीमात हैं उनके मनाफी है। तो जिससे वो बददिल हो गए। उन्होंने गैप होने की वजह से, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होने की वजह से उन शकों को शुबात का भी इलाज नहीं किया जा सका था। इसके अलावा मिलिट्री ट्रेनिंग, इनके जो स्टाफ था या इनके जितनी मिलिट्री जो थे ट्रुप्स थे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह का कोई निज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से वो जो वेल ऑर्गेनाइज सिख थे या ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लोग थे, उनके साथ ये प्रॉपर हैंडल नहीं कर सके, टैकल नहीं कर सके मामलात को। और सिखों ने फिर कंस्पायरेसी, जैसे कि पहले भी जिक्र किया, पठानों को उनके खिलाफ़ कर दिया। और जो फिर एक मुठभेड़ हुई मुजफ्फराबाद में, तो वहाँ पे ही ये शहीद हो गए 1831 में। इसके अलावा जो सिख लीडर्स थे, उन्होंने एक प्रॉपर प्लान किया और प्रोपेगेंडा किया, और उनका प्रोपेगेंडा जो है वो कामयाब रहा। और बालाकोट जो इनका हेडक्वार्टर था, उसी के रास्ते पे ही इन्होंने इनसे जंग लड़ी, जिसमें ये शहादत इनको हासिल हुई। इसके अलावा इनका स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस जो था वो भी काफ़ी मिलता जुलता है, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ तितुमीर, जो कि ब्रिटिश इंडिया हैं, इंडिया में ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ रही थी, उसके ख़िलाफ़ थे तितुमीर। तो उन्होंने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस लिया, और उनकी तालीमात जो हैं सैयद अहमद शहीद की, उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने फिर जंग लड़ी बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। और यानी कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस तक मुख्तलिफ़ तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ी, वो सारा इन लाइन था किसके? सैयद अहमद शहीद की जो तालीमात थी, जो स्ट्रेटजी थी। अगरचे वो शहीद हो गए थे, लेकिन उनके साथियों ने उसके बाद भी कोशिश जारी रखी। और यही वो एक ये कह सकते हैं कि वो शमा थी जिन्होंने एक आग जलाई, और जहाँ पे जो मुसलमानों पे डोमिनेट हो रहे थे सिख, उनको भी रोका, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट किया। और फिर जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, यानी कि जंग आज़ादी, वो भी इनके कई सारे पैरोकार या इनकी तालीमात से जो मुतासिर लोग थे, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। यानी कि आज़ादी का जो चिराग जलाया था वो सैयद अहमद शहीद ने ही जलाया था।
और वो चलते चलते फिर 1857 की जंग आज़ादी तक चलता आया। इसके अलावा वहाबी और जो इनकी मूवमेंट थी यानी कि मुजाहिदीन मूवमेंट, इनमें काफ़ी ममासलत है। जो इनकी तालीमात है यानी कि शरीयत की जो स्टैंच इस्लामिक यानी कि तौहीद और वनस ऑफ अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का जो दर्स है, वो सारा का सारा वहाबी मूवमेंट और मुजाहिदीन मूवमेंट यानी कि ये उससे इम्प्रेस्ड भी थे और इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी पाई जाती हैं। इसके अलावा जो इनके जो शागिर्द थे यानी कि जिनमें से विलायत अली, इनायत अली, उन्होंने अपनी बाद में इनके शहादत के बाद लीडरशिप संभाल ली और एक उन्होंने जो इनके पैरोकार थे वो एक कॉलोनी टाइप बनाई जिसको रिबल कॉलोनी यानी कि बागियों की एक कॉलोनी टाइप आप कह सकते हैं, यानी कि जो मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ने वालों का एक जो गठजोड़ था। इसके अलावा इन्होंने बिद्दत जो है इस्लाम में गैर इस्लामी चीज़ें जो पनप जाती हैं दूसरे मज़ाहब से, दूसरे लोगों से जो आ जाती हैं, देखा देखी हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से हमारे अब जितने भी त्यौहार हैं जैसा कि बाकी शादी वगैरह या बर्थ या बाकी जितनी सेलिब्रेशंस हैं, हम उनको गैर इस्लामी तरीके से जो सेलिब्रेट करते हैं उनके ये बहुत ख़िलाफ़ थे। और इसके अलावा इन्होंने जितनी भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स बाद में तहरीकें आईं, उनमें जो मोमेंटम आया था उसका जो आगाज़ था वो इनकी तहरीक से ही था। इसके अलावा एक चीज़ उनकी तालीमात से हमें पता चलता है कि हम जितनी भी इस्लाम की बात करें, इस्लामी पहलुओं पे बात करें, उन्होंने सारा का सारा जो लीडरशिप थी ये कहा था कि जो मुसलमान अच्छा होगा, हुक्मरान अच्छा होगा, उसकी जितना इस्लाम के ऊपर ग्रिप होगी वो रूलर होना चाहिए। जबकि यहाँ पे कबाइल थे, यहाँ पे जो बादशाहत का निज़ाम नस्ल ब नस्ल चलता आ रहा था उसने ही डोमिनेट किया। इनका कन्फ्लिक्ट तो उसके साथ हुआ, ये चाहते थे कि इस्लाम की बोलबाला हो, इस्लामी निज़ाम हुकूमत आए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के जो पुराने मुसलमान भी थे और दूसरे ताकतें थीं जिनमें बादशाहत का निज़ाम था वो दम तोड़ गया। यानी कि फिर भी इस्लामी जो तरीक़ाकार था वो प्रॉपरली ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अगर लोगों का परसेप्शन इस तरीके से होती, सारे लोग चाहते कि इस्लाम का बोलबाला होना चाहिए, इस्लाम की हुकूमत होनी चाहिए, तो फिर तो कोई मामला नहीं होता। लेकिन रेजिस्टेंस इतनी थी, बादशाहत का निज़ाम इतना मजबूत था कि इस्लाम के लिए जो कोशिश की गई थी उसको भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।